हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लें और आने वाले वीडियोज़ में भी हम और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके सिलेबस को देख लेंगे ताकि हमारा जो ये चैनल है, उसका जो खाका है वो तैयार हो जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए ताकि आने वाले स कुछ सालों में जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाए। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लें और आने वाले समय में जो जूनियर्स हमारे हैं या भविष्य में जो जूनियर्स आएँगे, उनको बेनिफिट मिले, उनको डायरेक्ट जो है, जो कुछ हेल्प है, मदद मिल सके। फ्रेंड्स, अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट का अभाव की वजह से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्यों नहीं होती है, कैसे पता चला? कैसे पता चलता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं या जो भी चीज़ वो एकेडमिक डिस्कोर्स में देखते हैं, उसको वो रियल लाइफ़ में रिलेट नहीं कर पाते हैं। वो अपने आस-पास उसको होते हुए नहीं देख पाते हैं। और जब तक कि कोई चीज़ आप अपने आस-पास, अपने एनवायरनमेंट में होते हुए नहीं देखते हैं, तो वो बातें आपके दिमाग पर गहरा असर नहीं करती है। और दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ये था कि वो गहरा असर नहीं करेगी और आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप क्लियर नहीं हो। और दूसरी बात, जो हमने चैनल के शुरुआत में ही आपको बताई थी कि यूनिवर्सिटी स्तर पर क्या क्वालिटी है एजुकेशन का, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है और ना हमसे छुपा हुआ है। तो क्वालिटी एजुकेशन का अभाव की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को बार-बार अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करना पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करिए और आपके सेल्फ स्टडी में आपके एस्पायरेशन के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए ये चैनल पूरी तरह से समर्पित है। द लीगल रिसर्चर चैनल कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, वेलफेयर ऑफ माय जूनियर्स। और इसलिए मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना एफर्ट लगा के अपने आने वाले जो अ, ह्यूमन बीइंग्स है या जो स्टूडेंट्स है बेसिकली, उनके एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ हेल्प मिल सके, मैं उसकी पूरी तरह से अपने आप को इसके लिए समर्पित करूँगा। मुझे मेरा ये अ, एक एम है, एक एम्बिशन है, ये मेरे लाइफ़ का एक एम्बिशन हम इसको बना लिए हैं कि हमको जितना भी हो सके अपने जूनियर्स का या फिर आने वाले जितने भी लोग हैं जो लॉ की कोर्सेज़, एटलीस्ट लॉ, और उसके साथ-साथ कई सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी या उसके अलावा मैंने अपने लाइफ़ में मैं उसको स्टडी किया। तो उन सारी चीज़ों को मैं अ, डिस्कस कर सकूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हमको मिला है और हम इसको ज़रूर पूरे मेहनत से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर अपना डिस्कशन हम शुरू करें। ज़्यादा भाषणबाज़ी भी अच्छा नहीं होता है, तो क्योंकि करना ज़रूरी है। सोचा हुआ नहीं, किया हुआ काम आता है। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक वो कोई काम नहीं आएगा। सोच के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आइए आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर हम डिस्कशन कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिकली सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो बुक्स आप इसमें ज़रूरी है उसको डिस्कस करेंगे और इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम लोग करेंगे। 1 दिन का बात नहीं है, 2 दिन का या 1 सप्ताह, 10 दिन, ऐसा नहीं है। ये अगले 4, 5, 6 महीने समझिए कि जून, जुलाई 2025 उस समय तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है कि बेसिक डिस्कशंस तो महीना 1 मंथ, 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो एडवांस लेवल डिस्कशंस है या जो केस स्टडीज़ बेस्ड है, वो डिस्कशंस हमारा चलता रहेगा, तो उसको डिस्कशंस हम लोग करते रहेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स और डिस्कशंस हम लोग कर लें। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिएगा कुछ चीज़ें मैंने पीपीटी के फॉर्म में बनाया है, कुछ चीज़ मैं डायरेक्टली आपको बताऊँगा, समझाऊँगा और उसके बाद फिर जो है हम लोग जब आगे की डिस्कशन, जब कोर्स की डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन आज जैसे होता है ना, आप किसी का परिचय देते हैं, किसी के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, विराट कोहली सपोज़ कीजिए। तो आप विराट कोहली को इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो कैसे इंट्रोड्यूस कीजिएगा? आप बताइएगा कि विराट कोहली हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, मतलब दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। या फिर ये उसके बाद आप उनके प्रोफ़ेशन को बताइएगा कि ये क्रिकेटर हैं। अब आप बताइएगा कि आप कहाँ-कहाँ मिल सकते हैं इनसे? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप मिल सकते हैं इनसे कहाँ? आप क्रिकेट ग्राउंड में मिल सकते हैं, माउंटेन पहाड़ पे तो आप नहीं मिलेंगे, है ना? उसी तरह से एक सब्जेक्ट जो होता है, उस सब्जेक्ट का एक स्कोप होता है। उस सब्जेक्ट का एक जो है दायरा होता है, एक बाउंड्री होता है, वो सब्जेक्ट उसी पे हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वो उसमें टर्म जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से ही बना है, ज़ाहिर-सी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होता है?
है ना? अभी पीपीटी उतना उपयोगी नहीं है, जितना जो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का डोमेन होगा, है ना? क्योंकि आज हमको आपको परिचय करवाना है किसी से और जब परिचय करवाएँगे, तो आपको बताना पड़ेगा क्लियरली ताकि वो आइडेंटिफिएबल हो जाए, ताकि आप पता कर सकें कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है या कुछ और है। तो उसको समझने के लिए ध्यान से अभी देखिएगा। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? प्रशासन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उन प्रोसेस से है या उन क्रिया से है, उन एक्शंस से है, जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस उनके वर्क को ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है। वो एक्शंस, वो क्रिया या वो प्रोसेस, ये क्या है? ये प्रोसेस है, ये एक्शंस है, वो क्रिया है, वो जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के वर्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है और मैनेज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स? प्लानिंग इन्वॉल्व होता है ना? डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ व्हाट? कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, डायरेक्शंस दी जाती हैं, है ना? अभी देखेंगे इन शब्दों का मीनिंग भी समझेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ है और ये सब किस लिए किया जाता है? ये सारे पर्पज़ जो की जाती है, सारी एक्टिविटीज़ जो की जाती है, उनका उद्देश्य होता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। उनका उद्देश्य होता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। अब एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाता है, जैसा आप देखते हैं कई बार कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द आप सुने होंगे या आप देखेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? आप देखते हैं कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो केवल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। ये बिज़नेस में भी होता है, एजुकेशन सेक्टर में भी होता है और भी डिफरेंट सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कुछ स्पेसिफिक गोल हर इंस्टीट्यूशन का होगा, हर ऑर्गनाइजेशन का होगा, उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग था। और अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन है या कंट्रोल है, ये क्या है? देखिए प्लानिंग क्या होगा? प्लानिंग में बेसिकली क्या होगा? गोल्स सेट निर्धारित की जाएँगी, कुछ गोल जो किसी भी इंस्टीट्यूट का होगा, वो गोल निर्धारण किया जाएगा, गोल सेट किया जाता है और गोल को कैसे अचीव किया जाएगा, उसके लिए क्या एक्शन हम लेंगे, उसको भी डिसाइड किया जाता है, तो ये प्लानिंग का पार्ट होता है। दूसरा जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग जिसको हमने बताया आपको। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि रिसोर्सेस को अरेंज किया जाता है ना? और जो टास्क्स हैं, जो डिफरेंट टास्क डिसाइड होगा ना कि एक टास्क्स ये होंगे, उन टास्क्स को स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना, यही ऑर्गेनाइजिंग है। उसके बाद डायरेक्शन या डायरेक्टिंग में क्या है? इसमें इंडिविजुअल्स या जो टीम है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इंडिविजुअल्स या टीम होंगे, जिनके थ्रू पूरा का पूरा वर्क होगा। तो उसमें उन जो टीम्स हैं, उनको लीड करना, उनको मोटिवेट करना और उनसे जो है वर्क काम पूरी करवा लेना, यही क्या है? डायरेक्शन का पार्ट हो जाता है। और कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल में जो प्रोग्रेस है हुई, उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करके उसमें जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उस एडजस्टमेंट को करना ही कंट्रोल है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा समझ एक विस्तृत समझ आपको आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली होता क्या है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के वर्क को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है ना? इसके थ्रू, इस एक्शन के थ्रू ये मैनेज किया जाता है ना? और इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स? प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और कुल मिला के अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है, ये इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क करे, ताकि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके और पर्पज़ सर्व हो सके। ना जो पर्पज़ एक इंस्टीट्यूट का एक पर्पज़ होता है, एक मकसद होता है, गोल होता है, वो पर्पज़ सर्व हो सके। इसी के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है। अब फ्रेंड्स देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन हम समझ गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसमें क्या इंटरकनेक्शंस है, उसको समझते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है या क्या इंटरकनेक्शंस है, इसको समझना ज़रूरी है। तभी तो हम समझेंगे, तभी तो हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन्स अलग हो जाते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंटरकनेक्शंस है। फर्स्ट पॉइंट ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिस पर
या जिस बाउंड्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो है वो वर्क करती हैं, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वैसे लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है जिस पर कि या जिस बाउंड्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, है ना, वो वर्क करती हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन के डे टू डे मैनेजमेंट या ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फ्रेमवर्क पर बेस्ड होते हैं। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डे टू डे वर्क है, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट है, उसको कोई स्पेसिफिक टारगेट या गोल अचीव करना है जिसके लिए वो डे टू डे वर्क करेंगी, कुछ स्पेसिफिक वर्क करेंगी। लेकिन जो वो वर्क करेंगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फ्रेमवर्क पर बेस्ड होगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वैसा लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है जिस पर कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो ऑपरेशंस है उस पे बेस्ड करके वर्क करता है ना, उस पे बेस्ड होता है उसका ऑपरेशंस या जो एक्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का, वो उस पे बेस्ड होता है। अब फर्दर पॉइंट हम बताएं, पहला पॉइंट है ये, लेकिन फर्दर पॉइंट बताएं उससे पहले आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्या है। क्या पता एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बार बार वर्ड यूज करें और आपको पता ही ना हो। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमने समझ लिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कौन करता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करेंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्या है? बेसिकली फ्रेंड्स, वैसी गवर्नमेंट बॉडीज है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर निगरानी करने के लिए, सर्विलियंस या इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, है ना, ऑब्जर्व करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या विजिलेंस करने के लिए, है ना, ऑब्जर्वेटरी ये भी बोलते हैं, कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज वैसी गवर्नमेंट बॉडीज है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर निगरानी के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दो चीज के लिए, निगरानी के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ये जो एजेंसीज है गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा क्रिएट की जाती है ताकि लॉज इंप्लीमेंट हो और इन्फोर्स हो, लॉज इंप्लीमेंट हो और इन्फोर्स हो। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना? एनवायरनमेंट लॉ के अंदर आप देखेंगे, एनवायरनमेंट लॉ का कुछ जो एक्ट्स है उसमें आप देखेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका क्या मकसद है? देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? पॉल्यूशन को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो बनाता है। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना? इसी तरह से एफएसएसआई, एफएसएस, एफएस एसएआई क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को इंश्योर करता है। एनजीटी क्या है फ्रेंड्स? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन इश्यूज पर एडजुडिकेट करता है। तो ये सारे जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। यही गवर्नमेंट एजेंसीज की बात हम बार बार करेंगे, मतलब इसी प्रकार के और भी एजेंसीज हो सकते हैं, है ना? हेल्थ सेक्टर में कुछ एजेंसीज होंगे, सोशल सिक्योरिटी में कुछ होंगे एजेंसीज। अब सेकंड पॉइंट क्या था फ्रेंड्स? आइए फिर से हम डिस्कस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो इंटरकनेक्शन है उसको क्या, वो क्या है ना? ये जो पीपीटी है अभी कुछ देर बाद आपके यूज में आएगा, लेकिन पहले कुछ बातें समझ लीजिए, है ना? सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है वो उस लीगल अथॉरिटी के अंदर ही वर्क करें, और इसको भी इंश्योर करने के लिए वो क्या करता है? उस बॉडीज को अकाउंटेबल कर देता है ना, उस बॉडीज को अकाउंटेबल करता है। और अकाउंटेबल कैसे होगा? वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू और अपील जैसे मैकेनिज्म के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड करता है, और उससे जो है उस जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, इंटिटीज है, उनको उनके ऊपर क्या है, एक तरह से अकाउंटेबल, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है ना? और इससे वो क्या होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो दायरा है उसको वो पार नहीं कर पाते हैं, है ना? क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है। वहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पॉलिसीज और डिसीजन का लीगल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट करना, है ना? ये एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है। और तीसरी बात क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये डिफाइन करता है कि पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट या इन्फोर्स किया जाना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिसाइड करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये डिफाइन करता है बेसिकली कि पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए या पॉलिसीज को कैसे इन्फोर्स किया जाना चाहिए। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पॉलिसीज के ग्राउंड पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन से है। लॉज और रेगुलेशन के कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, ये क्या है? ये बेसिकली पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के ग्राउंड पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंट करने से उस रिलेट करता है ना? और ये जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो लॉज और रेगुलेशंस के कंप्लायंस को इंश्योर करते हुए होगा, है ना? उसको उसको अवॉइड करते हुए नहीं, बल्कि उसको इंश्योर करते हुए होगा। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, रॉन्गफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और डिसीजंस के अगेंस्ट लीगल रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन से केवल मतलब इतना है कि पब्लिक सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फोर्समेंट को रेगुलेशंस के दौरान सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट किया जाए, है ना? सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट किया जाए जब भी हम किसी तरह का पब्लिक सर्विस
एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ रेगुलेशंस को इन्फोर्स करवा रहे हैं, तो उस समय सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट करना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है अनलॉफुल है या आर्बिट्री है, उन केसेस में वो लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, और जो फाइनल पॉइंट्स की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एम वैसे लीगल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है जो एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट से गाइड होते हुए गवर्नमेंट ऑपरेशंस में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करने पे फोकस करता है। उसका फोकस होता है किसी भी तरह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है अचीव हो, लेकिन साथ ही साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है। तो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स था कि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कुल मिला के हम बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लीगल फाउंडेशन और रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइड करता है ना, लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइड करता है, जो कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज लॉ के दायरे में वर्क करे और इससे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। अगर लॉ के दायरे में बाहर काम करेगी तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, वायलेट होगा। वही दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट हो जाता है ना, क्योंकि एक आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दूसरा उसको फॉलो करते हुए जो अपना वर्क है वो कंडक्ट करता है, या वो जो एक्शंस है उसको करता है, ताकि एक स्पेसिफिक गोल अचीव हो सके, और वो गोल कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट ही है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा अब तक का जो बात है। अब तक हमने क्या देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, और दोनों का जो इंटरकनेक्शन है वो क्या है, और दोनों का इंटरकनेक्शन होने से बेसिक बात क्या होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे फ्रेंड्स और समझने वाली बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो तो हम ये समझ गए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरकनेक्टेड क्या है। लेकिन दो सब्जेक्ट हो जाता है, दो डिफरेंट डोमेन्स हम आपको बता देते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये जो हमने बातें पढ़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट, एक डोमेन है आपको पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, वो भी समझ लेते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ से देखिए कुछ बातें यहाँ पे पीपीटी में अवेलेबल है। जैसे अगर हम आप एडमिनिस्ट्रेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के स्टडी पे फोकस करता है। बेसिक बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये फोकस करता है वैसे स्टडी पर जो कि गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये फोकस करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स, है ना, उस पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस बात पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, कैसे मैनेज्ड होती है, कैसे ऑपरेट होती है, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे फोकस करता है। ये इसमें जो स्टडी होती है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे होती है। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन थियरी पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखते हैं, पब्लिक बजटिंग, पॉलिसी एनालिसिस, पब्लिक सेक्टर एथिक्स, ये सारी चीजें देखते हैं। और फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये भी सब्जेक्ट्स मैंने अच्छा से अ, मेरा इस पे कमांड है। सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू टीच द पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डोमेन, दैट इज ऑल्सो द कोर सब्जेक्ट इन दी बीएलएलबी कोर्स, है ना। वो बीएलएलबी के कोर्स में एक कोर्स सब्जेक्ट है, तो हम लोग उसका भी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, ताकि और भी चीजें साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये पूरा का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो काफी अच्छा होगा। तो इसमें फ्रेंड्स जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो इन तरह के चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थियरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं ना, जो सारा का सारा जो हमने पॉइंट्स पढ़ा, ऑर्गनाइज़्ड, मैनेज्ड है ना, और डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों पे बेसिकली उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना, उनके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए सर्विस डिलीवरी, जैसे हेल्थ केयर है, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए, उनको कैसे उनके एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सके, उनको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके, और जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस है उनको कैसे रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके, है ना, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर बनाया जा सके, उन इन सब सारी चीज़ों पे जो है वहाँ पे डिस्कशंस होता है। वहाँ डिफरेंट थियरीज है, वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी।
जैसे अब दोनों में कुछ चीज़ें समझ लीजिए, है ना? अंतर समझ में कैसे आएगा जब हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, एग्ज़ाम्पल्स कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए देख जैसे जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई नया एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इश्यू हुआ, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये देखेगा कि जो रेगुलेशंस हैं, जो क्रिएट हुआ, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं? या वो लीगल है, इलीगल है, वो इन एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लेकिन अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में ये देखा जाएगा कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके, है ना? क्या रिसोर्सेज चाहिए कि रेगुलेशंस को अच्छे से इन्फोर्स किया जा सके, है ना? उन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड एंड हाउ द रेगुलेशंस कैन बी एन्फोर्स्ड टू अचीव इट्स गोल। इस पे जब फोकस करता है, तो ये क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है इस पे, है ना? तो ये फ्रेंड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कस कर देंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इसमें बेसिकली इमर्ज होता है, जो हम फर्स्ट पीपीटी में आप देखे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरीली डील्स विद द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इंटरैक्ट्स विद अदर टू ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल इंपॉर्टेंट वेजेस। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट के किस ब्रांच से डील करता है? तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरीली डील करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, लेकिन ये लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांच दोनों से ही इंटरैक्ट होता है, दोनों से ही कनेक्ट होता है। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करें या एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट एजेंसीज के एक्टिविटीज को गवर्न करता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है ना? जैसा कि आपको मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल दिया, सेबी का एग्ज़ाम्पल दिया, है ना? ट्राई भी हो सकता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना? एफएसएसआई, एफएसएसएआई, है ना? फूड सेफ्टी वाला जो मैंने आपको बताया। तो ये सारा क्या था? एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक तरह से है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। लेकिन अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव ब्रांच की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अफेक्ट करता है लेजिस्लेटिव ब्रांच को भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अफेक्ट करता है लेजिस्लेशन को कैसे इंप्लीमेंट हो, है ना? अफेक्ट्स हाउ लेजिस्लेशन इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड, उसको इफेक्ट करता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो स्टैट्यूट्स होते हैं, उनके अथॉरिटी से, उनसे मिले हुए अथॉरिटी के आधार पे जो रूल्स होते हैं या सब रूल्स बनाए जाते हैं, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट होता है, जिसको हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना? काफ़ी सारा केस लॉ, दिस दैट बहुत कुछ देखेंगे। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच को ऐसे रिलेट कर लेता है, और अगर जुडिशियल ब्रांच की बात करें, तो कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्शंस और डिसीजंस को रिव्यू करता है ना? ये रिव्यू करता है। कोर्ट रिव्यू एजेंसीज अगेंस्ट एक्शंस फॉर लीगैलिटी, है ना? उसके एजेंसीज को चेक करता है जुडिशियल ब्रांच। तो इस तरह से देखें फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों, जुडिशियल ब्रांच हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये सारे को सारे से इंटरकनेक्टेड हो जाता है। ये इसी तरह से तीनों पिलर से क्या होता है, तीनों पिलर से जो है एक साथ जुड़ जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये ओवरऑल ये समझ गए हैं ना? वैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वैसे हम लोग इसको जब कोर्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा, डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा, डिफरेंट जूरिस्ट के द्वारा जो कुछ भी डेफिनेशंस है या जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें, तो हम लोग ये समझ गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक रूल बुक की तरह है, जो कि एंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज फेयर तरीके से ऑपरेट करे, है ना? और लॉ के बाउंड्रीज में ऑपरेट करे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का जो एक्शंस है, वो लीगल हो और जस्ट हो। अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों ज़रूरी है, इसको कुछ एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए। जैसे एग्ज़ाम्पल्स कुछ इम्पोर्टेंट समझिए, तब आप जाके चीज़ों को समझ पाएँगे, नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किताबों में रह जाएगा और आपकी आँखों में वो आँखों से आप देख नहीं पाएँगे, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देख नहीं पाएँगे, उसका उपयोगिता जो देख आपको दिखेगा नहीं। तो सब एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। जैसे देखिए, सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स कि एक सिटी में एक गवर्नमेंट जो है वो रोड बनाना चाहती है ना? जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स, हाँ। तो एक सिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है रोड बनाना चाहती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं होगा तो क्या होगा सोचिए? गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को बिना उस ख़्याल रखे, जो मन में आएगा कुछ वो कर देगा। जहाँ से मन करेगा वहाँ से सड़क पास कर दिया जाएगा, है ना? और जैसे मन करेगा वैसे सड़क बना दिया जाएगा। कोई कंसिडरेशन नहीं देखा जाएगा कि वहाँ के रेज़िडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ नहीं देखा जाएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं हो तो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के होने से क्या होगा फ्रेंड्स? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के होने से कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएगा गवर्नमेंट, है ना?
यहाँ प्रोसीजर क्या हो सकता है, जैसे पहले मीटिंग करना पड़ेगा, है ना? ये प्रोसीजर्स हो सकता है कि पहले मीटिंग करिए, वहाँ के रेज़िडेंट से बात कीजिए, उनके व्यू पॉइंट को सुनिए, उसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, है ना? इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए कि यहाँ रोड बनाने से कितना पॉल्यूशन होगा, उसके लिए फिर आप उस पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, पॉलिसीज़ बनाइए। इसी तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है उस रेज़िडेंट्स के, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वहाँ के रेज़िडेंट्स हैं, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना? इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी पर्सन को एक नया रेस्टोरेंट खोलना है। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुछ चीज़ों का परमिट लेना पड़ेगा, कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं, है ना? जिसको परमिट के फॉर्म में आप कह सकते हैं। जैसे हेल्थ इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, है ना? या फिर बिज़नेस जो है बिज़नेस लाइसेंस लेना पड़ेगा, या हो सकता है फायर सेफ्टी, हो सकता है क्या करना पड़ेगा, फायर सेफ्टी क्लीयरेंस लेना होगा। तो इन जो सारे डिफरेंट परमिट्स हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कौन हैंडल करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ तो हैंडल करती हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ वो इंश्योर करती है कि आपने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लिए हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी तरह से आप मान लीजिए कोई पर्सन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेना चाहता है ना? उसके लिए वो अप्लाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि आपका एप्लीकेशन फेयर तरीके से जाँच की जाए, है ना? और यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़। और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नॉट एजेंसी, है ना? राइट टू अपील ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो अ, कोर्ट्स हैं, वो प्रोवाइड करती हैं, है ना? और जो भी डिसीजंस आएगा, अगर वो क्लियर रूल्स पर बेस्ड है, तो ठीक है, लेकिन अगर आर्बिट्री है, तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या प्रोवाइड करेगा? रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगा, है ना? एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एनवायरनमेंट रेगुलेशंस से रिलेटेड कोई एग्जांपल, है ना? कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री बनाना चाहती है, ओपन करना चाहती है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एनवायरनमेंट रेगुलेशंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ जो होंगी, वो उनके रेगुलेशंस पे जो है निगरानी रखेगी, ताकि फैक्ट्री से जो है एनवायरनमेंट या पब्लिक हेल्थ को कोई हार्म ना हो, है ना? तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक ट्रैफिक रूल्स इंप्लीमेंट किया जाता है। मान लीजिए सपोज़ कीजिए एक नया ट्रैफिक रूल्स इंप्लीमेंट किया जाना है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ क्या इंश्योर करेगा? वहाँ पे ये इंश्योर करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ है ना? इस केस में ट्रांसपोर्ट के केस में या कुछ ट्रैफिक नियम्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन वो देखती होगी, वो कुछ रूल मेकिंग प्रोसेस करेगी, तभी तो ट्रैफिक नियम्स नए आएँगे, है ना? अब उसमें रूल मेकिंग प्रोसेस में उनको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, है ना? पब्लिक का कमेंट लेना पड़ेगा, पब्लिक को हियर करना पड़ेगा, तब जाकर के रूल बनाई जाएगी, और फिर जाकर के रूल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। है ना? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये है कि ये इंश्योर हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के द्वारा कि पब्लिक के जो वॉइस हैं, उनको सुना जाएगा। पब्लिक के वॉइस को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे ऑड इवन वाला जो दिल्ली में हुआ, है ना? तो आप उसको सोचिएगा, उस पे रिसर्च कीजिए थोड़ा-सा कि ऑड इवन वाला में सारा कुछ फॉलो किया गया था कि नहीं, है ना? तो ये बात है। अच्छा फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है क्या, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ज़रूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या उन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स है ना? फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है। फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी वायलेशन होगा, या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। अगर उनका वायलेट होगा, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ज़रूरत क्यों? देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में है ही। कॉन्स्टिट्यूशन का जो एरिया है, वो तो है ही। पीपीटी में भी मैंने डाला है, कहीं पे होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पीपीटीज़ तो आने वाले समय में आएँगे ही। तो फ्रेंड्स अगर देखें, तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो तो है ना? और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होने के नाते, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है, उसके डिफरेंट ब्रांचेज़ को बताता है, और उसके बाद उसके पावर्स, डिफरेंट ब्रांचेज़ में जो पावर हैं, उनको भी वो बताता है, उनको भी डिफाइन करता है। और इसी के साथ इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरऑल फ्रेमवर्क और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को तो सेट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ गवर्नमेंट एजेंसीज के हर छोटे बड़े एक्शंस के लिए डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता है। और यही नहीं, एडमिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक छोटा बड़ा प्रोसीजर के ऊपर डिटेल में कोई चीज डिस्कस नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी गैप को फिल करने के लिए, जो डे टू डे ऑपरेशंस है गवर्नमेंट एजेंसीज का या गवर्नमेंट का, उनके लिए रूल्स और प्रोसीजर प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना? तो ये चीज हो गई, और दूसरी बात तो ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है,
वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तुलना में स्टेबल होता है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ईज़िली चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आप जानते हैं लंबी प्रक्रियाएँ हैं, है ना? पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है, उनमें चेंज नहीं आएगा जल्दी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होगा, नए इश्यूज़ और चैलेंजेज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडैप्ट कर लेता है ना? और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं, उनके सामने जो चैलेंजेज़ आएँगे, उनको उन चुनौतियों को काउंटर करने के लिए या उन चुनौतियों से पार पाने के लिए जो है, वो बदलती हुई परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रूप में चीज़ें कर सकती हैं, है ना? उनसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। जैसे आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में जो चीज़ें हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? तो जैसे देखिए राइट टू फ्री स्पीच है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में दिया गया है, आर्टिकल 19 1 ए में। वहाँ पे गारंटीड है कि राइट टू फ्री स्पीच। लेकिन कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना बता दिया कि राइट टू फ्री स्पीच है। लेकिन अगर अलग-अलग सिचुएशंस में कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना? लेकिन अगर आप अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि किसी लॉ में दिया हुआ है कि अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं ना, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको सेफ्टी परमिट लेना पड़ेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ परमिट इश्यू करेगी, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ परमिट इश्यू करने या ना करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करेगी ताकि फ्री स्पीच अनफेयर तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना किया जा सके, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ परमिट कैसे इश्यू किया जाए या क्या प्रोसीजर एजेंसीज़ फॉलो करे, इस बात से क्या करेगा गवर्नेंस करेगा, है ना? यहाँ परमिट कैसे इश्यू किया जाए या क्या प्रोसीजर एजेंसीज़ फॉलो करे, है ना? इस पे फोकस करेगा। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इन पूरे सब्जेक्ट्स में, इन पूरे कोर्स के दौरान हम लोग इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे, किस तरह के प्रोसीजर्स को अनफेयर, अनजस्ट माना जाएगा, है ना? इन सारी चीज़ों पे लीगल रेमेडीज़ के बारे में, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट आपको सिलेबस भी हम बता देंगे, सिलेबस भी दिखा देंगे। लेकिन सिलेबस जानने से पहले एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से लॉ स्टूडेंट्स को और जनरल सिटीजन्स को क्या फ़ायदा होगा? देखिए फ्रेंड्स, जनरल सिटीजन्स को सबसे पहले तो फ़ायदा क्या होगा, है ना? हर जगह फ़ायदा देखना ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले तो अनफ़ेयर जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं, उनको चैलेंज करना हम सीख जाएँगे। इससे जो सिटीजन्स हैं, उनको अपने राइट्स और इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में हेल्प मिलेगा, है ना? इसी तरह से सिटीजन्स को रूल मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को शामिल करने का, है ना? रूल मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को शामिल करने का एक मौका मिलेगा। उनको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जो है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस में पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए बाध्य है। ऐसा कोई उनके तरफ से कोई एक तरह से उपकार नहीं है कि हमने आपका ओपिनियन लिया। ये लेना चाहिए उनको, है ना? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा ज़रूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इसमें सिटीजन्स जागरूक होंगे। इसी तरह से सिटीजन्स अपने राइट की अवहेलना पर अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से समझ विकसित कर पाएँगे, है ना? उनको पता होगा कि अगर मेरा राइट्स वायलेट होता है, तो कहाँ-कहाँ मेरा राइट्स वायलेट हो रहा है, पहले तो उनको ये पता चलेगा। और इस तरह से जनरल सिटीज़न्स के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम लोग उन सिटीज़न्स को हम भी जनरल सिटीज़न्स हैं, तो हमें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या है फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट्स क्यों ज़रूरी है? लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है फ्रेंड्स? तो आपको एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए भी ज़रूरी है। और बाकी क्यों ज़रूरी है, वो पूरे कोर्स में हम लोग देखते रहेंगे। पूरा कोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद तो देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन जनरल सिटीज़न्स के रूप में अगर कोई अ, चैनल पे आए, है ना? क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ा-सा जो टेक्निकल है, वही फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपको टर्मिनोलॉजी तो आना चाहिए, नहीं तो फिर लोग आपको ईज़िली मैनिपुलेट कर देगा, है ना? तो मैनिपुलेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो लैंग्वेज है, उसको उसी फ़ॉर्म में समझें, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड से क्या फ़र्क पड़ता है ना? अब आइए फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिलेबस को पे देख नज़र डालते हैं, क्या-क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल 8 मॉड्यूल्स में हमने सिलेबस को जो है कन्वर्ट किया है ना? और ज़ाहिर-सी बात है, जो डिफरेंट सिलेबस अवेलेबल है, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या अदर जो अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सिलेबस को मैंने जो है एनालाइज़ करते हुए सिलेबस को जो है एक तरह से कंबाइंड किया है। तो सारा कुछ इसमें यूजी प्लस पीजी दोनों का सिलेबस को मैंने ओवरऑल कंबाइन कर दिया है ना, डिसर्टेशन वगैरह ये सब नहीं देखे हैं, पीजी के सिलेबस में नहीं उसको अप्लाई नहीं किए हैं, है ना? क्योंकि वो तो एक अलग सब मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा जितना भी जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में उनको भी मैंने कवर किया है।
मतलब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। अभी तो वो लास्ट का विषय है, क्योंकि वो सबसे लास्ट मॉड्यूल्स में है। और अगर यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, तो यूपीएससी और बीपीएससी, ये जितना भी अदर एग्जामिनेशन है, अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी में सारे टॉपिक्स डिस्कस हो जाएँ विदिन 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, 6 मंथ तो सेमेस्टर कहने के लिए होता है, 4 महीना ही होता है, 4 महीना में भी संडे होता है, कभी छुट्टी होगा, तो मुश्किल से जो जितने लेक्चर्स होते हैं, उसमें ये पूरा सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कवर किया जाता, तो आपको फिर कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो इंडिया में, वो सारा आपको कोई वो सारा आपको सिलेबस कवर करने में आपको समय नहीं लगता, क्योंकि वो तो 10% भी नहीं है, जो यहाँ पे सिलेबस है उसका 10% भी नहीं होता है। लेकिन चूँकि समझते ही हैं बार-बार एक ही चीज़ क्या बोले, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मतलब किस तरह से पढ़ाई होता है ना? अब इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। बट आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, फर्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा बेसिकली, वो इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जहाँ पे हम लोग डेफिनिशन, स्कोप, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, ट्रेस करेंगे। उसके अलावा जो मॉडर्न गवर्नेंस है ना? डेमोक्रेसी के अंदर जो है, या जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट थियरीज़ भी होते हैं इसमें। तो उनके अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न गवर्नेंस में क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, है ना? उसके बाद की कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स देखेंगे, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ देखेंगे। फिर अगर हम बात करें सेकंड सेकंड मॉड्यूल की, तो सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखेंगे। अच्छा, यहाँ तो ओवरऑल देख रहे हैं ना, सिलेबस का डिटेलिंग भी है, डिटेलिंग भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, है ना, डेफिनिशन, स्कोप्स देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, अर्ली डेवलपमेंट, मॉडर्न इवोल्यूशन, इस तरह से माइन्यूट डिटेल्स, डिटेलिंग है, काफ़ी डिटेलिंग में है। तो ये सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ देखेंगे, है ना, रेगुलेटरी स्टेट में, रोल इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या है, पब्लिक ट्रस्ट, ये सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ में हम लोग फंक्शंस ऑफ एजेंसीज़ देखेंगे, है ना? इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना? टाइप ऑफ एजेंसीज़ देखेंगे, कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज़ होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ होती हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। उसके बाद इंटर एजेंसी कोऑपरेशन देखेंगे, है ना? 2 कई एजेंसीज़ मिलके कुछ चीज़ कोऑर्डिनेट, कोलैबोरेट करके करती हैं, उनके ऊपर हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ थियरीज़ देखेंगे, जैसे वेलफेयर स्टेट थियरी देखेंगे, रेगुलेटरी थियरी देखेंगे, पब्लिक चॉइस थियरी देखेंगे, है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोर्सेज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखेंगे, है ना? सोर्सेज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कहाँ से एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है ना? सोर्स क्या है इसका? जैसे होता है ना, कोई पर्सन कहाँ से बिलॉन्ग करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है? प्राइमरी लेजिस्लेशन, है ना? सेकेंडरी लेजिस्लेशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना? इसके अलावा रूल इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो हम लोगों ने देखा, है ना? उसमें बहुत सारा कुछ देखने वाला ये बचा हुआ है, काफ़ी सी सारी सी चीज़ें देखेंगे। अगर कॉमन लॉ एंड जुडिशियल डिसीजंस की बात करें, तो प्रेसिडेंट्स का क्या रोल है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का क्या रोल है ना? उसके बाद कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड रूल्स में रूल मेकिंग प्रोसीजर, नोटिस एंड कमेंट रूल मेकिंग, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, है ना? जैसे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में कई सारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ते हैं हम लोग, लिटरल इंटरप्रिटेशन, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल्स, है ना? उसके अलावा इजस्टम जेनेरिसिस, नोसिटर्स एसेस, एक्सप्रेसियो यूनिट, ये जो अलग-अलग डिफरेंट कैनन्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, उनको देखेंगे, है ना? रोल ऑफ कोर्ट्स देखेंगे, जुडिशियल अप्रोचेस टू इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, है ना? केस एनालिसिस देखेंगे अगेन। उसके बाद फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ में डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ का, है ना? उसके बाद अगेन आप डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज़ देखेंगे, है ना? रेगुलेटरी, एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, क्वाज़ी जुडिशियल। उसके बाद पावर एंड ड्यूटीज़ देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ का। जुडिशियल पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर क्या है। उसके बाद उसके बाद फिर हम लोग जो है, ये सारा कुछ देखेंगे, एजेंसी एजुकेशन प्रोसेस। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपील रिव्यू, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 4th मॉड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, है ना? डिस्क्रिशनरी पावर, इससे रिलेटेड इसका एक्सटेंट कहाँ तक है ना? उन सारी चीज़ों को देखेंगे। मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक्सटर्नल ओवरसाइट क्या है ना? जुडिशियल रिव्यू देखेंगे, ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या-क्या होता है, इलीगलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर का स्कोप तो देखेंगे ही, उसमें डिफरेंट थियरीज़ हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, उसके लिए ड्यू प्रोसेस, राइट टू हियरिंग, रीजन डिसीजंस, है ना? इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हुए हम लोग प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस देखेंगे, है ना? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार देखे हैं। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका, प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, है ना? एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, नोटिस देना, हियरिंग, एविडेंस, रीजन डिसीजन, है ना? जो भी आप डिसीजन लिए उसके पीछे का जो रीजन है ना? वो क्या है?
उसके बाद फिर हम लोग इन सारे चीज़ों पे देखेंगे, इन सारे सब पॉइंट्स पे देखेंगे, नोटिस एंड हियरिंग रिक्वायरमेंट्स है ना, राइट टू काउंसिल, राइट टू हैव काउंसिल, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है ना, जुडिशियल रिव्यू देखेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का है ना, जुडिशियल रिव्यू में सारे चीज़ें प्रोसेस जो है हम लोग डिटेलिंग में देखते जाएँगे, है ना। रेमेडीज़ हम लोग सब जानते हैं 4-5 रेमेडीज़ हैं, मतलब 4-5 तरह का जो रीट्स है, रेमेडीज़ तो कई तरह का है, रीट्स भी अलग-अलग तरह का आपको दिखेगा। तो जो जुडिशियल रिव्यू है इसमें किस तरह का रेमेडीज़ मिलता है ना, उसके ऊपर देखेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन प्रैक्टिस, ये जो 7 है और जो 8 है, ये हमारा पीजी का सिलेबस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन प्रैक्टिस, है ना? इसमें हम रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, इस पे जो जानते हैं पीजी में जो केस स्टडी वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, रिसर्च बेस्ड होता है ना? उसके अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूके, यूएस, फ्रांस, मीडिया, इंडिया, है ना? इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, है ना? ऑस्ट्रेलिया, अदर-अदर जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है, क्या कॉमनैलिटी है ना? उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हुए, फिर हम लोग जैसे इमर्जिंग ट्रेनिंग चेंज एंड चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्या चैलेंजेस है ना? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एडवांसेस से फ़ायदा क्या हुआ, नेगेटिव, ये सब चीज़ें आपको पता होगा तो फिर आपको क्या है, किसी भी चीज़ पे वो आपको लिखने के लिए अनलिमिटेड मटेरियल्स होगा, है ना? उसके बाद एडवांस, लेकिन ये सारा कुछ तब होगा दोस्तों जब आप खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ तो केवल हम मान लीजिए कि आपके हेल्प के लिए आपको गाइड कर दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा है, मतलब डिटेलिंग तो रहेगा लेकिन फिर भी आपके अपने मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं है। तो फिर वही बात हो जाएगा कि हम भी कोचिंग खोल दिए हैं, ऐसा नहीं। हमारा यहाँ उद्देश्य से केवल और केवल आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प करना है। तो आपका जो एफर्ट है वो 100% रहने, मतलब 99% रहने वाला है, मेरा एफर्ट 1% है। एडवांस टॉपिक इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें रेगुलेटरी इम्पैक्ट एनालिसिस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब ये हम लोग देखेंगे तब तक में आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हुए पढ़ते हैं तो। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, है ना? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, है ना? इन सारे चीज़ों को जब हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अच्छा ये सारा डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या मटेरियल रखने वाले हैं? यूपीएससी का अगर सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो यूपीएससी लॉ ऑप्शनल पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सब हेडिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यही सिलेबस है। काफ़ी कम है, आप देखिए प्रिंसिपल इससे तो काफ़ी कम है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूट मतलब मुश्किल से गिन के 5 पॉइंट है, 5 टॉपिक है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इसमें तो हम लोग पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर क्या उससे ज़्यादा बहुत सारा कुछ देखेंगे। एक यही ओम्बड्समैन जो है आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन बाकी अदर टॉपिक्स में ऑलरेडी उसको डिस्कस हो जाएगा। तो ये सिलेबस है यूपीएससी लॉ ऑप्शनल, हम बोले कि 10% से भी कम है, 10% से भी कम। लेकिन आप चूँकि एकेडमिक डिस्कशन के दौरान आप पढ़ते ही नहीं उस तरह से, इसलिए जो है ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत वास्ट लगने लगता है। अगर बुक की बात करें फ्रेंड्स, तो आईपी मेसी का किताब जो है वो काफ़ी चलता है ना? चाहे एसपी साठे का भी है, सारा बुक ये इनमें से किसी भी बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। आईपी मेसी, मेरा कोशिश रहेगा ज़्यादा आईपी मेसी पे अगर इंडियन बुक की बात करें तो, और अगर फॉरेन ऑथर की बात करें, तो विलियम वेड एंड क्रिस्टोफर फॉस्ट, इनका एक किताब है, इसका फ़ोटो भी मैंने देखा है। ये बुक जो है आपको लाइब्रेरी में ईज़िली अवेलेबल मिल हो जाता है ना, लाइब्रेरी में मिल जाता है। तो ये 2 बुक हम काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे अदर बुक भी और अदर रिसर्च मटेरियल्स जो है ना डिफरेंट, वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर पिछले बार बुक जो है टॉट के डिस्कशन में, पिछले जो डिस्कशन कर रहे थे टॉट में शुरुआत के डिस्कशन में, तो बुक डायरेक्ट रेफर कर दिए थे ना, तो बुक रेफर करना जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए बुक तो रेफर नहीं करेंगे हम। इसी तरह से पीपीटी फॉर्म में डिफरेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि बहुत सारा चीज़ जो है वो हम केवल बोल देंगे, लेकिन वो अगर पीपीटी में जैसे आज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब सब्जेक्ट को डिस्कशन शुरू करने वाले हैं इसके बाद, तो वहाँ नहीं होगा। आज सिलेबस का डिस्कशन था इसलिए बहुत सारा चीज़ जो है वो सिर्फ़ बोले लेकिन आपको शो नहीं हुआ है ना, मतलब दिखा नहीं इसमें। अभी चूँकि मेरे पास आईपैड वगैरह जो होता है उसमें लिखने वाला होता है, तो वो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो अभी हम डिस्कशन तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और या फिर यहाँ पे हम बॉक्स बना के लिख सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे बॉक्स बन सकता है, उसमें फिर आप यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। तो वो तरीका हम बिल्कुल अपना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम लोग उन चीज़ों पे जाएँ, आप देख लीजिए कि इनमें से कोई सा भी बुक आप ले सकते हैं। आईपी मेसी, हम लोग के इस कॉलेज में आईपी मेसी रेफर किया गया था, मतलब बोला गया था कि आईपी मेसी ले लीजिए। बहुत लोग एसपी साठे भी लिए थे, एमपी जैन, एसएन जैन, इसका बुक तो हम लोग का लाइब्रेरी में था, है ना? सीके टाकवानी का भी बुक हम लोग के पास लाइब्रेरी में था। बाकी सारा बुक हम लोग के पास लाइब्रेरी में था। बाकी अगर आपको एडवांस लेवल देखना है, तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये पीटर केन के द्वारा लिखा हुआ है। पीटर केन और मार्क एरोनसन, ये ऑस्ट्रेलिया के रिगार्ड में लिखे हैं। ये बुक्स भी इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको मतलब एक तरह से कहिए तो रखा हुआ मैंने बुक, लेकिन मैंने अभी उसको काफ़ी ज़्यादा रेफर नहीं किया है, और बेसिकली मैंने विलियम बेड एंड क्रिस्टोफर फॉर्स्ट का बुक जो है वो रेफर किया है, और डिफरेंट मैंने जो है रिसर्च मटेरियल्स उन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई की है। तो आने वाले वीडियोज़ में फ्रेंड्स हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसलिए
अब सही समय है, मिलते हैं आपसे कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद जहाँ हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डिस्कशन रहने वाला है और इसके साथ फ्रेंड्स एक बात और कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, उसका जो है क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। हाँ, जुडिशरी में तो काफ़ी से कम आता है। हाँ, डीजेएस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज़ में ज़रूर पैटर्न है, उससे भी हालाँकि ऊपर ही पैटर्न मैंने रखा है और बिकॉज़ कॉन्सेप्चुअली आपको चेक करना है ना हमको। सो फ्रेंड्स वी विल टुगेदर क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, ये हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, तो आज कहे कि लिख भी देते हैं, है ना? वी विल टुगेदर क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, हम ज़रूर क्लाइंब करेंगे दोनों साथ में, दोनों नहीं मतलब सब लोग मिल के ये जंग ज़रूर जीतेंगे, है ना? सो लेट्स मेक इट पॉसिबल, इसको संभव बनाते हैं और जो कमी है हमारे सिस्टम में उसको बार-बार क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम कोई नया तरीका ढूँढते हैं और नए सफ़र पर निकलते हैं। आइए साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टनिंग टू द वीडियोज़, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।